हेलो दोस्तों, कंफर्ट एचबीएसी में आप सभी का वेलकम है। आज हम इस एचबीएसी के नए वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बीआरबी सिस्टम के बारे में कि बीआरबी सिस्टम हमारा क्या होता है। बीआरबी एसी और बीआरएफ एसी क्या होता है? तो बीआरबी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और बीआरएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो बीआरबी एसी को सबसे पहले डाइकिन कंपनी ने बनाया और अदर कंपनियां जो हैं बीआरबी एसी को बीआरएफ एसी के नाम से बनाती हैं। तो जो बीआरबी का जो एसी है उसको सबसे पहले डाइकिन कंपनी ने बनाया और अदर कंपनियां जो हैं वो मार्केट में वो बीआरएफ नाम से अपनी एसी को बेचती हैं। और बीआरबी एसी एक ऐसा एसी होता है जिसमें एक आउटडोर यूनिट और एक से ज़्यादा इंडोर यूनिट लगा होता है और इंडोर यूनिट किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कैसेट टाइप, एफसीयू, वॉल माउंटेन टाइप, एटीसी। किसी भी टाइप के इंडोर यूनिट बीआरबी सिस्टम में लगाए जा सकते हैं। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसको पूरा बीआरबी सिस्टम बोलते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको आउटडोर सिस्टम बोला जाता है और इसकी पाइपलाइन भी आप देख सकते हैं। इसकी पाइपलाइन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट जो हैं वो कनेक्ट किए गए हैं। तो ये आपका वॉल माउंटेन हो गया और कैसेटर्सी हो गए और एफसी वगैरह हो गए। तो बीआरबी सिस्टम में आप अलग अलग टाइप के और अलग अलग टन के हिसाब से आप यूनिट आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बीआरबी सिस्टम को मॉडर्न एसी भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसको आप मॉडर्न एसी भी बोल सकते हैं। और बीआरबी सिस्टम में जो इसका जो आउटडोर होता है, इसके आउटडोर में कम से कम 2 कंप्रेसर आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंप्रेसर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो 2 कंप्रेसर होता है उसमें से एक आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और जो दूसरा जो कंप्रेसर होता है वो आपका नॉर्मल कंप्रेसर होता है, स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। तो स्क्रॉल कंप्रेसर जो होता है वो आपकी कूलिंग जब मेंटेन हो जाती है तो स्क्रॉल कंप्रेसर जो है वो आपका स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो आपका कभी बंद नहीं होता है। एसी अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपका लगातार कंप्रेसर चलता ही रहता है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि जब आपकी कूलिंग जब मेंटेन हो जाती है, जब कूलिंग आपकी मेंटेन हो जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही इन्वर्टर कंप्रेसर की भी स्पीड बढ़ती रहेगी। बीआरबी एसी में 6 एचपी से लेकर आपको 22 एचपी तक के आउटडोर देखने को मिलेंगे और 1 एचपी बराबर होता है हमारा 1.25 टन होता है। बीआरबी एसी के आउटडोर यूनिट में 1, 2 या 3 कंप्रेसर तक आता है। बीआरबी एसी के आउटडोर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंप्रेसर और कम से कम 2 कंप्रेसर आता है। अगर आप बीआरबी एसी में 2 कंप्रेसर है तो एक नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर और दूसरा इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर लगा होता है। और नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर जो है वो 3 फेस एसी सप्लाई पे चलता है और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर जो है वो डीसी सप्लाई पे नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर जो वो 3 फेस एसी सप्लाई पे चलता है। तो यहाँ पर एसी लिखना भूल गए हैं तो आप अपने नोट में उसको वहाँ पर एसी सप्लाई लिख लीजिएगा। और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर जो होता है वो डीसी सप्लाई पे चलता है। तो बीआरबी एसी का जो इंडोर यूनिट होता है वो सिंगल फेस सप्लाई पे चलता है। इंडोर यूनिट पर 3 फेस सप्लाई नहीं दिया जाता है। 3 फेस सप्लाई सिर्फ आउटडोर के लिए चाहिए। जो हमारा आउटडोर होता है उसको 3 फेस सप्लाई चाहिए और जो हमारा इंडोर यूनिट होता है उसको सिंगल फेस सप्लाई चाहिए। तो इंडोर यूनिट पर सिंगल फेस ही सप्लाई देंगे। बीआरबी एसी में किसी भी टाइप का इंडोर यूनिट लग सकता है और बीआरबी एसी में ज़्यादा से ज़्यादा 60 इंडोर यूनिट तक लगाया जा सकता है। तो बीआरबी का जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 60 इंडोर और किसी भी टाइप के इंडोर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बीआरबी एसी में निम्न सामान लगा होता है। तो वो क्या क्या होता है वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बीआरबी एसी के आउटडोर यूनिट में निम्न सामान लगा होता है। तो चलिए देखते हैं बीआरबी एसी के आउटडोर में कौन कौन से सामान लगे होते हैं। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा 2 कंप्रेसर और 2 कंडेंसर कॉयल। अगर 2 कंप्रेसर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके 2 कंडेंसर कॉयल भी आएंगे। और थर्ड नंबर पे आएगा 2 कंडेंसर फैन मोटर। और फोर्थ नंबर पे आएगा पीसीबी बोर्ड और फिफ्थ नंबर पे आएगा एक्यूमुलेटर। और ये भी देखेंगे कि एक्यूमुलेटर हमारा कहाँ पे लगा होता है।
और 6 नंबर पे आ जाएगा ऑयल सेपरेटर, और इसके बारे में भी जानेंगे कि ऑयल सेपरेटर कैसे वर्क करता है। हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच, फिल्टर ड्रायर, और इंडोर यूनिट में कौन कौन सा सामान लगा होता है। तो इंडोर यूनिट में भी चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे सामान होते हैं। इंडोर यूनिट में सबसे पहला हो जाएगा कूलिंग कॉयल, सेकंड पे एयर फिल्टर, थर्ड पे ब्लोअर फैन और मोटर, और चौथे पे ड्रेन ट्रे और पाइप हो जाएगी, और फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक एक्सफंक्शन वाल्व, जिसको हम लोग ईईवी भी बोलते हैं। बीआरबी एसी में कोई भी फॉल्ट होने पर आउटडोर का आउटडोर में और इंडोर का इंडोर में दिखाता है, क्योंकि वो इन्वर्टर सिस्टम होता है, तो सबका आउटडोर पर भी पीसीबी बोर्ड होता है और इंडोर पर भी पीसीबी बोर्ड होते हैं। तो इसलिए आउटडोर का जो भी फॉल्ट होता है वो आउटडोर की पीसीबी पर आपको शो करेगा, और जो इंडोर का जो फॉल्ट होता है वो इंडोर की पीसीबी पर शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल चक्र कैसे होता है, इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल चक्र जो होता है वो कैसे वर्क करता है, और इसमें जो भी इसके ईईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन वाल्व और एक्यूमुलेटर वगैरह जो सारे कुछ हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। सेपरेटर कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से निकलता है तो वो पहले बीआरबी एसी में ऑयल सेपरेटर में जाता है। ऑयल सेपरेटर का क्या काम होता है? अगर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल को भी डिस्चार्ज कर दिया, ऑयल को भी आगे भेज दिया, तो रेफ्रिजरेंट पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा, जिसमें ऑयल अगर होगा तो वो नीचे के साइड में आ जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट होगा वो तो वेपर के फॉर्म में रहता है, वो इस लाइन से निकल करके कंडेंसर में चला जाएगा। अगर गलती से कंप्रेसर ऑयल आगे भेज दिया तो उस ऑयल को वापस से कंप्रेसर में सेपरेट करना होता है। ऑयल सेपरेटर का काम बस ये जो नीचे में पाइप दिख रहा, इसी रास्ते से वापस से ऑयल कंप्रेसर में आ जाता है। और जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है ये कंडेंसर कॉइल में जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड लाइन के माध्यम से एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। यहाँ पे सुडन एक्सपेंशन होता है, जिससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इवेपोरेटर में चला जाता है, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट रूम के गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और अपना फेज चेंज कर लेता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और सक्शन लाइन के माध्यम से वापस से एक्यूमुलेटर में आता है। पहले जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल देखे हैं उसमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आता था, लेकिन इसमें पहले एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? आप जानते हैं कि कंप्रेसर में सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट ही इन होता है और वेपर रेफ्रिजरेंट ही आउट होता है। तो अगर इवेपोरेटर किसी भी तरह से रेफ्रिजरेंट को पूरी तरह से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट कंप्रेसर में ना चला जाए, इसीलिए एक्यूमुलेटर को यहाँ पे लगाया जाता है। जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो यहाँ से इस एक्यूमुलेटर में आता है, और अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ जाए तो वो नीचे के साइड में यहाँ पे चला आता है, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो इस लाइन से कंप्रेसर में आ जाता है और इस लाइन से इस इन्वर्टर कंप्रेसर में चला जाता है। एक्यूमुलेटर का यही काम होता है कि कंप्रेसर में वेपर रेफ्रिजरेंट ही सिर्फ आगे भेजे, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने से रोके। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके।